हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। अभी इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, इनसे संबंधित हमने पिछले वीडियो में नाटक विधा से एमसीक्यूज देखे थे। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस सिलेबस में, सिलेबस के अनुसार, वो है आलोचना। और आलोचना के संबंध में अन्य जो विधाएं हैं जैसे कि पत्रिकाएं, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, ये सारी जो विधाएं हैं, हम इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सिलेबस। सिलेबस में हमारे क्या क्या दिया हुआ है जो हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। तो उसमें हम देखते हैं कि हमने आलोचना को अभी शुरू नहीं किया है। तो आज हम आलोचना शुरू कर रहे हैं। आलोचना पद्धतियां, जिसमें विशेष रूप से हमको आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये है आपके आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चार व्यक्तियों को विशेष रूप से हमें देखना है। और बाकी आलोचकों के जो विभिन्न आलोचना ग्रंथ हैं और विचार है, वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं कि हमें सूची एक को सूची दो से मिलान है। ऐसे में आपको किस आलोचक की कौन सी रचना है ये भी आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शिव कुमार से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर शिव कुमार मिश्र, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर जो आलोचना ग्रंथ लिखे थे उनसे आपका ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपका इसका उत्तर होगा कि पहले का उत्तर होगा रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, इसका उत्तर है आपका रामविलास शर्मा। दूसरे का उत्तर होगा आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी, अर्थ और अर्थ की आलोचना ये की है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचना कोश, इसका संपादन किया है और रचयिता है इनके रामचंद्र तिवारी। और लास्ट में जो आपका ऑप्शन बचता है हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये शिव कुमार मिश्र का ग्रंथ है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। हम केवल वो एमसीक्यूज करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, अन्य को हम अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, नई कविता के प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान और छायावाद का पतन। देखिए ये दो रचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं, एक तो है नई कविता के प्रतिमान और एक कविता के नए प्रतिमान। दोनों की रचयिता अलग अलग है और दोनों का समय भी यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो आपका इसमें से जो सही अनुक्रम है वो आएगा सबसे पहले छायावाद का पतन। ठीक है, फिर कामायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्तिबोध का है, नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान। ये जो रचनाएं हैं ये आपको अभी आप जैसे जैसे एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे आपको बार बार दिखाई देंगी। आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम जानते हैं कि उनकी रचना कौन सी है? कबीर। ठीक है, और नगेंद्र का है छायावाद का पतन, देवराज का है। ठीक है, देवराज का क्या है? छायावाद का पतन। और नगेंद्र का है रस सिद्धांत। ठीक है, और आपका लास्ट जो मुक्तिबोध है उनका है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये आपके लिए आईएमपी है क्योंकि मुक्तिबोध को सेपरेट हमारे यूनिट 9 में उनका जो विशेष रूप से व्यक्तित्व के अंतर्गत उनको दिया हुआ है सिलेबस में। प्रयोग को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? तो किस आलोचक के संबंध में, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिए भी हुए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है, और इसमें एक चीज आप और ऐड कर लीजिए, काल चक्र पत्रिका। ठीक है, ये पिछली बार आपसे प्रश्न पूछा गया था, इस बार नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये किसका कथन है? ये किसका कथन है आपका? ये है भारतेंदु का कथन। ठीक है, ये भारतेंदु कथन है। अन्य दूसरा प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन कौन सी है? रस सिद्धांत अभी हमने किसका देखा था? अभी जस्ट ऊपर हमने देखा था
नगेंद्र का था, तो ये तो नहीं हो सकती। इनकी जो रचना है ये है रस मीमांसा। क्या है? रस मीमांसा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक जो ग्रंथ है उन ग्रंथों को आप सही अनुक्रम में लगाइए, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है, तो इनका जो सबसे पहले आलोचनात्मक ग्रंथ की अगर दृष्टि से देखें तो सबसे पहले आता है इनका सूर साहित्य। सूर साहित्य आया जो 1930 में आया। उसके बाद इनका आता है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि है 1940 में। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, 1940 में इनका आया हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका। और जो उनका कबीर है ये आया 1942 में। कब आया कबीर? 1942 में। और इसके बाद उनका सूर साहित्य और हिंदी साहित्य दो इनके रह गए हैं। तो हिंदी साहित्य और नाथ संप्रदाय साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, ये आपका, ये आपके हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर और सूर साहित्य के बाद की रचना है इसकी हिंदी साहित्य। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो सूर साहित्य आपका प्रथम में आता है, उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर कबीर, फिर उसके बाद हिंदी साहित्य। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। रस मीमांसा हमने अभी देखी थी। ठीक है, रस मीमांसा हमने देख लिया, रस सिद्धांत हमने देख लिया। तो रस मीमांसा हमने किसका देखा था? रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमने देखा था रस मीमांसा। नाथ संप्रदाय जस्ट मैंने अभी आपको बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आस्था और सौंदर्य, जो आस्था और सौंदर्य है ये है आपकी रामविलास शर्मा की। ठीक है, किसकी है? रामविलास शर्मा की। और हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी ये है आपका नंदुलारे वाजपेयी का। ठीक है, आगे हम देखते हैं आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दूसरे परंपरा की खोज, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था किसका था, ये था आपका मुक्ति बोध का। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज है नामवर सिंह का। ठीक है, नए हिंदी साहित्य का आदिकाल अभी हमने देखा था किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और नया साहित्य नए प्रश्न ये आपका नंदुलेरे वाजपेयी का। ऐसे करते करते जब तक हम लास्ट में पहुंचेंगे तो हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र के जो महत्वपूर्ण आलोचनात्मक जो ग्रंथ है उनके बारे में हमको 80% जानकारी यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ पर लिखा लेखकों को उनके कथनों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी इन लेखकों ने, इन आलोचकों ने एक स्टेटमेंट दिया था, उक्ति दी थी, कथन दी थी, उनके साथ यहाँ पर हमको जो फेमस है, प्रसिद्ध प्रक्रिया है वो यहाँ पर दी हुई है। और आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कि किस आलोचक ने कौन सी पंक्ति यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। आपको पता होगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने जो मानव व्यक्तित्व में जो जितने भी भाव होते हैं उनमें से अधिकतम भावों पर उन्होंने क्या किया था? निबंध लिखे थे। ठीक है, जो चिंतामणि में संग्रहित है। तो यहाँ से हम जैसे भाव विकार देखते हैं, जैसे करुणा लिखा था ना, करुणा, भय, ये सारे जो भाव विकार होते हैं या मनोविकार होते हैं या जो भी भाव होते हैं वो उनका अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही लगाएंगे। ठीक है, इस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो हमारा दूसरा उत्तर होगा वो होगा हमारा मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, इसका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये सबको पता है, ये है डॉक्टर नगेंद्र का। और लास्ट जो हमारा है कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, जब जाति और जनवादी की बात चले तो आप लगाइएगा रामविलास शर्मा को। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ हम एक बार और देख लेते जो सबसे पहले प्रश्न आया था ना, कविता के नए प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान, ये हो सकता है पहले बहुत एनटीए नेट पे पूछा जाता था, अब तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए देख लीजिएगा कि अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर पहले का होगा आपका नामवर सिंह, यानी कि जो नए कविता के प्रतिमान है वो है नामवर सिंह का। और जो नई कविता के प्रतिमान है वो आएगा आपका लक्ष्मीकांत वर्मा का। किसका आएगा? लक्ष्मीकांत
लक्ष्मीकांत वर्मा का आएगा। और जो आपका आलोचना के मान आएगा वो आएगा शिवदास सिंह चौहान का। और नया साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य ये आपका आएगा रघुवंश का। ठीक है, किसका आएगा? रघुवंश का। ये रघुवंश वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कविता का जो ये जो मैंने बताया ना, नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नगेंद्र की आलोचना। ये चूंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नगेंद्र की आलोचना ग्रंथों को सही क्रम में लगाइए। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो नगेंद्र हैं उनके कौन कौन से जो हैं आलोचनात्मक ग्रंथ हैं और उन्होंने कितने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे। तो अगर हम आलोचना की दृष्टि से देखें तो डॉक्टर नगेंद्र और रामविलास शर्मा, इनके जो आलोचनात्मक जो ग्रंथ है उनकी संख्या काफी अधिक है। ठीक है, और नगेंद्र को यदि हम देखते तो अगर हम शुरू करते हैं नगेंद्र के बारे में, तो सुमित्रा नंदन पंत नामक जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वो इनका फर्स्ट है, प्रथम है। उसके बाद इन्होंने साकेतिक अध्ययन लिखा, आधुनिक नाटक, विचार विवेचन, रीति काव्य की भूमिका। ठीक है, और देव और उनकी कविताएं, विचार अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता, ठीक है, की मुख्य प्रवृत्तियां, विचार विश्लेषण, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, ये यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है इसका समय है 1955। ठीक है, इसके आगे देना अरस्तु का काव्य सिद्धांत, काव्य में उदात्त तत्व, ये जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसका समय है 58। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ये 1955 या 1958। आगे हम देखते हैं साहित्य का समाजशास्त्र, यहाँ पर आपको दिया है। और नगेंद्र के और आलोचनात्मक ग्रंथों में से कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, रस सिद्धांत जो अभी आपसे पूछा जा चुका था। ठीक है, इसके अलावा साहित्य का जो समाजशास्त्र आपके यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है इसका समय है 1982। ठीक है, और भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, इसका समय है 1972। तो इस क्रम से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा आता है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, उसके बाद आता है काव्य में उदात्त का तत्व। ठीक है, और भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, और उसके बाद साहित्य का समाजशास्त्र, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आलोचनात्मक जो ग्रंथ है उनको सही क्रम में हमको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर अगर हम देखें 34 जो हमारा है, तो इसका उत्तर आपका होगा सी। आगे हम देखते हैं जो जो आलोचनात्मक ग्रंथ है जिन आलोचकों के, और वो आलोचक हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, हम उनको अभी फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और ना तो पश्चिमी व्यक्तिवाद को। ये कथन शुक्ल जी, क्योंकि ये जो आलोचक है ये दूसरे हैं, लेकिन ये बात शुक्ल जी पर आई है, तो इसलिए यहाँ पर इसको शामिल किया है। रामविलास शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा था। अगला प्रश्न देखिए, किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? ये प्रश्न आपको कई बार इस पीडीएफ में दिखेगा। मार्क्सवादी आलोचकों, मार्क्सवादी विचारकों जो भारतीय पृष्ठभूमि के संदर्भ में है, तो वो आपसे कई बार पूछा जाता है। तो ये इस दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें आपका जो शिवदान सिंह चौहान है ना, उनका नाम आता है। शिवदान सिंह चौहान का संबंध मार्क्सवाद से है। अब हम आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं, आलोचनात्मक विधा की जो रचनाएं हैं, उनका क्रम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो उनके क्रम में हम देखें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को हम मुख्यतः कहाँ देखते हैं? द्विवेदी युग में देखते हैं। और द्विवेदी युग में हमको सबसे ज्यादा अगर आलोचनात्मक ग्रंथ की बात यदि की जाए तो उसमें है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए इनके बारे में, इनकी रचनाओं का अगर हम क्रम देखें, इनकी रचनाओं का अगर हम क्रम देखते हैं तो हमारा सॉरी कौन कौन सी विधाएं हैं ये पूछा गया है। तो इसमें हम देखेंगे आपका जो ये डी उत्तर है, कालिदास के निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, ये इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है इनके। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने और किसके बारे में कहा है? ठीक है, ये जो कथन है ये किस आलोचक ने किसके बारे में यहाँ पर कहा हुआ है? तो हम देखते हैं कि जो 52
तो ये लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, लिखा था बाल मुकुंद के लिए लिखा था। ठीक है, किसके लिए लिखा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद के लिए लिखा था। ये जो कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर हम दृष्टि से देखें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। आगे हम देखें कि तात्विक दृष्टि से हम इन्हें कबीर को यानी को पूरा अद्वैतवादी कह सकते हैं ना एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में वह विचार किसका है? एक तो हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल को और एक देते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कथन किसका है, क्योंकि कबीर के बारे में जो एक सेपरेट पुस्तक है वो किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो अगर ऐसा लिख के आ जाता है ना कबीर के बारे में तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये जो विचार है, ये जो कथन है, ये दिया है रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नामवीर सिंह की रचनाएं। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में ये दी नहीं हुई है। आगे हम देखते हैं नई कहानी आग्रहों की कहानी है। ये जब हमने कहानी के एमसीक्यूज किए थे वहां पर हमने देखा था, वहां हमने नई कहानी के संबंध में 3 व्यक्तियों को देखा था। एक हमने देखा था कमलेश्वर को, एक हमने देखा था राजेंद्र यादव को और एक हमने देखा था मोहन राकेश को। इन 3 लोगों को हमने नई कहानी के संदर्भ में देखा था। चूंकि ये नई कहानी के संबंध में ही है तो इसलिए आप यहाँ से सॉरी राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश। हाँ, तो ये जो मैंने कमलेश्वर जो बताया ना, तो जिस ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये किसका है? कमलेश्वर का है। आगे हम देखते हैं नंदुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। अब ये जो हमारे सिलेबस में नंदुलारे वाजपेयी दिए हुए हैं उनके बारे में कई आलोचकों ने, विचारकों ने कथन दिए हुए हैं। तो आपको ये पूछा गया है कि इनमें से उनके लिए जो कौन सा कथन वो जो सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन देखते हैं हम 74 कि नंदुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद के वृहत्तरी के रूप में प्रतिष्ठित किया। सेकेंड, नंदुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल के लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। ठीक है, नंदुलारे वाजपेयी ने छायावादी और स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं और वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित है। तो इसका जो उत्तर आएगा आपका 1 और 3। ठीक है, इसका उत्तर आएगा पहला तो ये कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो आपके प्रसाद पंत और निराला है छायावाद के वृहत्तरी के रूप में इनको स्वीकार किया है, और ये क्या है? छायावादी या फिर स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारा एक पार्ट यहाँ का खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारी यहाँ पर शुरू हो जाती है जीवनी। ठीक है, तो जीवनी में हमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारे सिलेबस में फला फला व्यक्ति की एक शिवरानी देवी जो प्रेमचंद से संबंधित है उसको छोड़ के हमको जो नहीं शिवरानी देवी की आपके नेट के सिलेबस पे दिया हुआ, यहाँ पर हमको स्पेसिफिक कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो रेखाचित, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृतांत और जो कथेतर गद्य विधाएं हैं उसके अंतर्गत हम ये वाला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें हमको क्या देखना है कि सूची 1 को सूची 2 से हमको यहाँ पर मिलाना है। गेहूं और गुलाब, नीर का निर्माण, फिर और आपका शरद चंद्र, ये रचनाएं हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। ये रचनाएं हैं आपकी, और ये कौन है? ये जिन्होंने लिखा है वो है। तो शरद चंद्र ने क्या लिखा है? आवारा मसीहा लिखा है। इनकी जीवनी पर आधारित है, लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। शिवरानी देवी ने लिखा है प्रेमचंद घर में है, जो प्रेमचंद के ऊपर लिखा है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने गेहूं और गुलाब लिखा, और हरिवंश राय का आत्मकथा 4 भागों में से एक भाग है नेड़ का निर्माण, फिर। ठीक है, मुक्तिबोध की रचना कौन सी है इसमें ये है मुक्तिबोध की रचना, डायरी संदर्भ, डायरी विधा में अगर हम देखा जाए देखें तो। ठीक है, आगे हम देखते हैं कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है। ठीक है, कौन सी इसमें से कृतियां हैं जो आत्मकथा नहीं है? सबसे पहली बात, बाणभट्ट की आत्मकथा हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो है बाणभट्ट की आत्मकथा, ये आत्मकथा नहीं है, ये क्या है? ये आपका उपन्यास है। ठीक है, ये आपका उपन्यास है जो आपके सिलेबस में है, इसलिए आप इसको आत्मकथा इसमें जरूर लिखा है, लेकिन आप इसको आत्मकथा नहीं कह सकते हैं। तो ये आपका क्रॉस हो गया, तो जहां जहां बी है वो आपका वैसे ही क्रॉस हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हुआ? सी और डी, यानी कि सी ये वाला, कि केवल सी और डी ये क्या है? आत्मकथा नहीं है।
एक मिनट। बी है, ठीक है, क्योंकि बी आत्मकथा नहीं है, ये वाला कट होगा आपका, सी और डी वाला ऑप्शन कट होगा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा आत्मकथा नहीं है, और शेखर एक जीवनी, ये भी क्या है, ये आत्मकथा नहीं है। ये दोनों क्या है, ये दोनों उपन्यास है, उपन्यास विधा से संबंधित है। तो ए और सी आपका सही उत्तर, बी और डी ये वाला उत्तर आपका सही जाएगा। आगे हम देखते हैं कि भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। ठीक है, तो ये है आपका मुर्दहिया से। संस्मरण की पुस्तकें यहाँ पर आपसे पूछी गई हैं कि संस्मरण की कौन कौन सी यहाँ पर पुस्तकें हैं। तो इसमें कौन सी है, एक है नंगा तलाई का गांव और आछे दिन पाछे गए। आगे हम देखते हैं, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। ये आपको सिलेबस में दिया हुआ है, ये क्या है आपका यात्रा वृतांत। ठीक है, आगे हम देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। हरिशंकर परसाई, भोला राम का जीव, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, राम सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय और रमणिका गुप्ता हाथ से। ठीक है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं, ये आपका क्या था, नेट में ये रचनाएं लगी हुई है, आवारा मसी है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। आगे हम देखते हैं, ये पात्रों से पूछा गया प्रश्न है। प्रेमचंद घर में, ये मैंने अभी आपको बताया है किसका है, शिवरानी देवी का है, जो कि प्रेमचंद के ऊपर जो उपन्यास लिखे गए थे उनमें है। ठीक है, तो हम देखते हैं, आपका ये क्वेश्चन कौन सा है, 24। तो इसका आपका आएगा फर्स्ट का 3, उपेंद्रनाथ अश्क। ठीक है, और ये और वे जो हैं आपका आएगा जैनेन्द्र कुमार का। जंजीरें और दीवारें आएगा आपका रामवृक्ष बेनीपुरी का, और प्रेमचंद घर में है शिवरानी देवी का। ठीक है, और भी प्रश्न है आपके जो इस पीडीएफ के राइट साइड में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके संबंध में हमें बताने तथ्य, ये हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था। ठीक है, कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम काव्य संग्रह के नाम से लिए प्रेरणा ली थी। राम नरेश त्रिपाठी को जो दुलारे दोहावली पर प्रथम देव पुरस्कार मिला था। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन को 35 रुपए प्रतिमास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि क्या सही है इसमें से। ठीक है, तो इसमें से आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट और थर्ड है वो गलत है, ये आपका गलत है। आपका सही है दूसरा, चौथा और पांचवा। तो इस दृष्टि से आप देखें तो आपका दूसरा, चौथा, पांचवा ये उत्तर आपका सही जाता है। स्मृति की रेखाएं के संबंध में विचार कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे, ये पुस्तक पत्रात्मक शैली में नहीं है। ठीक है, और इसके बारे में और हम देखें तो क्या है, ये स्मृति नाम की स्त्री का चित्रण नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें भी आपका उत्तर हो जाएगा पहला, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा आपका ऑप्शन बी। आगे हम देखते हैं, रेखा चित्र और उनके पात्र यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसमें रेखा चित्र का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इसको शामिल अभी नहीं करेंगे। आत्मकथा
अब हमारी जो विधा है वो कौन सी है? आत्मकथा। तो आत्मकथा को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो आपको पता होगा हरिवंश राय की जो आत्मकथा थी वो 4 भागों में थी। तो उसी में से एक भाग ये है 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है? हरिवंश राय बच्चन। मेरी आत्म कहानी, मेरी अपनी कहानी और मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा किसकी है? आपकी राहुल सांकृत्यायन की है। और इसी नाम से जो एक महिला रचनाकार है उनकी भी एक इसी नाम से कहानी है, रचना। अपनी कहानी अपनी कहानी जो है वो है आपकी श्याम सुंदर, सॉरी, वृंदावन लाल वर्मा की। और जो आपकी है मेरी आत्म कहानी, ठीक है, ये किसकी है? श्याम सुंदर दास की। आगे हम देखते हैं ठेले पर हिमालय यात्रा साहित्य और उनके लेखक हैं। ठेले पर हिमालय किसकी है? धर्मवीर भारती की है। आखिरी चट्टान तक किसकी है? आखिरी चट्टान तक है मोहन राकेश की। सुबह के रंग किसकी है? अमृत राय की। और पैरों में पंख बांधकर किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। रेखा चित्र और उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, माटी की मूर्तें और रेखाएं बोल उठी। ठीक है, माटी की मूर्तें मूर्तें हम देखते हैं किसकी है? एक मिनट, 4 3, ये आपकी विधा है। इसमें कितनी विधाएं हैं टोटल मैं देख लूं। हाँ, थर्ड। तो इसमें पहला आएगा आपका, ये तो हो गया है, ठेला पर हिमालय। हाँ, थर्ड का हम देखते हैं। थर्ड का आएगा पदम पराग। जैसे पदम यहाँ लिखा है तो पदम से हम पदम यहाँ रिलेट कर लेंगे तो ये किसका पड़ जाएगा? हो जाएगा पदम सिंह शर्मा का हो जाएगा। बोलती प्रतिमाएं हम देखते हैं तो बोलती प्रतिमाएं किसका है? बोलती प्रतिमाएं श्री राम शर्मा का है। माटी की मूर्तें किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। और रेखाएं बोल उठी, ये है आपका देवेंद्र सत्यार्थी का। ठीक है, आगे हम देखते हैं अन्य से अनन्या। आगे ये क्या है? आत्मकथा है। अन्य से अनन्या ये किसका है? ये आपका प्रभा खेतान का है। बसेरे से दूर आपका है हरिवंश राय बच्चन। जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और एक कहानी यह भी मनु भंडारी। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन, अन्य से अनन्या, प्रभा खेतान, ये प्रमुख है। और मिला तेज से तेज पिछली लास्ट टाइम सुभद्रा कुमारी चौहान का पूछा गया था, उनकी बेटी ने जो लिखा था वो आपसे आत्मकथा के संदर्भ में पिछले वर्ष पूछा गया है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के। एक कहानी यह भी अब भी आपने देखा, मनु भंडारी। अन्य से अनन्या मैंने अभी जस्ट बताया आपको, कौन? प्रभा खेतान। हाथ से रमणिका गुप्ता एक बार हम कर चुके हैं। ठीक है, और जो आपका रसीदी टिकट है, ठीक है, रसीदी टिकट किसका होगा? आपका होगा अमृता प्रीतम का। आगे हम देखते हैं कृतियों को उनकी विधा से सम्मिलित कीजिए। अब आपको इसमें से एक तो पता होना चाहिए कौन सा, ये क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो लहरों के राजहंस क्या है? लहरों के राजहंस क्या है? नाटक है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए, आधा गांव क्या है? राही मासूम रजा का उपन्यास है। तुम चंदन हम पानी क्या है? निबंध है। क्या है आपका? निबंध है। और जो मुर्दहिया है वो क्या है आपका? आत्मकथा है। कहीं कहीं इसको स्लैश उपन्यास में भी आ जाता है ये। ठीक है, आगे हम देखते हैं कौन सा छूट गया? हाँ, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? आपके लिए प्रश्न है कि व्योमकेश दरवेश है वो क्या है, किस विधा की रचना है? तो ये है जीवनी। आगे हम देखते हैं झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? ये जब हम दलित साहित्य देखते हैं तो उसमें हमको इनका नाम देखने मिलता है। ठीक है, ये हैं आपके माता प्रसाद
कौन सी विधा जो कृति है वो संस्मरण नहीं है? इनमें से पूछा है कौन सी संस्मरण विधा की रचना नहीं है? पद के साथी, हम हशमत, मित्र संवाद। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर होगा मित्र संवाद, ये आपका संस्मरण नहीं है। आगे हम देखते हैं कि आत्मकथा, कौन सी आत्मकथा है? इसमें से पूछा गया है आपका कौन सी इनमें से आत्मकथा है? मैं आईना हूं, मेरे साथ जन्म, पहला पड़ाव या आत्मदाह। ठीक है, आपसे पूछा गया है कौन सी इसमें से आत्मकथा है। आपको कहाँ चला गया, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से आत्मकथा क्या है। तो ये है मेरे साथ जन्म। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये आपका आत्मकथा है और इनका प्रकाशन आपको बताना, प्रकाशन की दृष्टि से आपको इनका क्रम लगाना है। तो इसमें हम देखें कि तिरस्कृत, हादसे, जूठन, मुर्दहिया, इस दृष्टि से अगर हम देखें तो आपका पहले आ जाएगा जूठन, फिर आएगा तिरस्कृत, फिर आएगा हादसे, फिर आएगा मुर्दहिया। ये जो संस्मरणात्मक कृतियां हैं उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना, तो आछे दिन पाछे गाए भी हमने देख लिया था, नंगा तला ये हमने जब शुरू में देखा था, जब हमने शुरू में देखा था इसका, तब हमने आपको यहाँ पर इनके नाम बताए थे, ये रिवाइज करके आपसे फिर से पूछे गए हैं। तो पहले का उत्तर होगा आपका काशीनाथ सिंह, यानी आछे दिन पाछे गए, ये किसका है? काशीनाथ सिंह का है। फिर दूसरा क्या है आपका? नंगा तलाई का गांव, ये है आपका विश्वनाथ त्रिपाठी का है। ठीक है, आगे आप देखो कि आंगन के बंधनवार, ये है आपका विवेकी राय का, और वे देवता नहीं है, ये है आपका राजेंद्र यादव का। ऐसे अभी आपके साथ और प्रश्न है, जब हम दोबारा रिवाइज कराएंगे तो जो राइट साइड में है हम उसको आपको कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि अभी पेपर को काफी टाइम बचा है, तो आप इतना रिवाइज कर सकते हैं। यात्रा वृतांत के साथ सुमेलित कीजिए राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा। अभी हमने मोहन राकेश का आखिरी चट्टान पढ़ा था, चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा, मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्य और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये हम अभी पहले देख चुके हैं। ठीक है, आत्मकथा को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, हाथ से मैंने ये तीसरी बार हाथ से आ रहा है, जो है किसका? रमणीका गुप्ता का है। ठीक है, और पिंजरे की मैना किसका है? चंद्र किरण सोनरेक्सा का है। पिंजरे की जो मैना है वो किसका है? चंद्र किरण सोनरेक्सा का है। चलिए इसको इससे मैच कर देते हैं हम। तो आपका पहले का उत्तर आएगा मिथिलेश्वर। ठीक है, दूसरे का उत्तर आएगा आपका भीष्म साहनी। कौन सी रचना इसमें से जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर है, कलम का सिपाही है, और प्रेमचंद घर पे हैं। और इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि ये तीनों किस पर आधारित है? ये तीनों प्रेमचंद पर ही आधारित है, और आपका जो मेरी पत्नी और भेड़िया, ये है जीवनी पर आधारित नहीं है। ठीक है, कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथा है? ठीक है, अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया और गर्दिश के दिन, इसमें से ये पूछा है कौन सी दलित साहित्य भी आपको दिखाया जाता है आपके पेपर में, लेकिन आपके पेपर में सेपरेट तो नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे ये पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर होगा आपका पहला और तीसरा, अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया, ये आपकी क्या है? आत्मकथाएं हैं। कलम का व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और आवारा मसीहा, ये जीवनी परक जो आपके ग्रंथ हैं, इनका हमको सही अनुक्रम लगाना है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो आपका सही उत्तर आएगा कलम के सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा और व्योमकेश दरवेश। ठीक है, कौन सी दलित आत्मकथाएं नहीं है? ठीक है, तो पानी बीच मीन प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये तो है, अभी हमने देखा। तिरस्कृत भी है। ठीक है, और आज के अतीत और पानी बीच मीन
82। अब इसमें से ये आपको पूछ रहा है कि कौन सी इसमें से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। तो इसमें से हम देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी यानी कि पहला और तीसरा, ये क्या है, आत्मकथाएं नहीं है और ये दोनों हैं। आवारा मसीहा की साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है, तो ये किसके ऊपर है, ये है शरद चंद्र के ऊपर। किसके ऊपर है, शरद चंद्र के ऊपर। मुक्तिबोध की आत्मकथा है ना, ये कृति के लेखक कौन है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि मुक्तिबोध जो है वो आपके सिलेबस में यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका उत्तर है विष्णुचंद्र शर्मा। ठीक है, क्या भूलूंगा याद करूं, हरिवंश राय की आत्मकथा की श्रृंखला का कौन सा भाग है। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि 4 भाग थे इसमें। ठीक है, 4 भाग थे इसमें। तो 4 भाग में इनका सबसे शुरू होता है बसेरे के निर्माण से। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण और फिर 10 द्वार से सोपान तक। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी यानी कि पहला। अरे यायावर रहेगा याद में, संकलित परशुराम से तूरखम के संबंध में क्या क्या जो विचार दिए हैं वो सही है। एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी या ब्रह्मपुत्र की कहानी। इसमें से आपसे ये पूछा गया है कि कौन कौन सा इसमें सही है। तो आपका पहला और दूसरा सही है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी दी हुई है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये रिवाइज हो चुकी हैं तो इसलिए ये उतनी ज़रूरी नहीं है। और हम एक लास्ट प्रश्न लेते हैं, उसके बाद आपका ये जो पत्रिकाओं के संबंध में हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पत्रिकाओं के संबंध में हमने बहुत पहले कर लिया था। तो इस दृष्टि से देखें, आपको कुछ याद नहीं रखना है। अगर आपने पत्रिकाएं देखी होंगी और आपने भारतेंदु को पढ़ा होगा तो भारतेंदु से पहले ये पत्रिकाएं नहीं आई। कवि वचन सुधा कभी भी सरस्वती पत्रिका के पहले नहीं आ सकती है। ये तो 1900 के आसपास आई थी। ठीक है, और ये 1873 के आसपास आई थी। तो कवि वचन सुधा हमारी पहली होगी, तो हमारा ये वाला उत्तर सही होगा। ये सिर्फ बताने के लिए था कि पत्रिका हमने पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, यूनिट 7 खत्म हो जाता है। अब जो हमको अपना सिलेबस एमसीक्यूज करने हैं वो हमको करने हैं यूनिट 6 से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज यूनिट 6 के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।